A mutiny becomes a popular rebellion. म्यूटनी मतलब होता है सैन्य विद्रोह या सैनिक विद्रोह। becomes मतलब होना, अब पॉपुलर रेबिलियन, पॉपुलर रेबिलियन का मतलब होता है जन विद्रोह। ठीक है, यानी कि एक सैनिक विद्रोह था वह जन विद्रोह में बदल जाता है। तो यहाँ पे म्यूटनी व्हेन सोल्जर्स एज ए ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर इन द आर्मी, यानी कि जब सोल्जर्स का एक ग्रुप आर्मी के जो उनके ऑफिसर्स होते हैं सीनियर, उनको उनकी आज्ञा का जो भी वो ऑर्डर देते हैं उसको फॉलो नहीं करते, डिसओबे करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको म्यूटनी बोलते हैं। या नॉर्मल आप समझ लो कि एक म्यूटनी जो थी, जो सैन्य विद्रोह था, वह पॉपुलर रिबेलियन बदल जाता है। दो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड रूल आर नॉट अनयूजुअल। रूल्ड मतलब यहाँ पे प्रजा की बात की गई है। जैसे एक राजा होता है, एक किंग होता है, राजा जिस पे शासन करता है उसको क्या बोलते हैं, जनता या प्रजा बोलते हैं। देखो यद्यपि जो स्ट्रगल होता है वह रूलर और प्रजा के बीच में अनयूजुअल नहीं होता, मतलब छोटा मोटा कुछ ना कुछ होता रहता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रगल होता है राजा और रूलर और जनता के बीच में वो अनयूजुअल होता है, वो अनयूजुअल नहीं होता है। Sometimes such struggle become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down. बट ये तो सही है कि जो स्ट्रगल होता है रूलर और प्रजा के बीच में वह अनयूजुअल नहीं होता, बट समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार के स्ट्रगल इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जाते हैं एज ए पॉपुलर रेजिस्टेंस के रूप में कि जो पावर है, स्टेट का जो पावर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। पावर यानी कि जो स्टेट की सत्ता है वह ब्रेक डाउन हो जाती है। A very large number of people began to believe that they have a common enemy. क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप यह बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि दे हैव ए कॉमन एनिमी, उनका दुश्मन जो है, उनका जो एनिमी है केवल एक है, यानी कॉमन है, मतलब सारे का दुश्मन जो है कॉमन है। एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम, और सेम टाइम वे एनिमी के अगेंस्ट में कुछ करना चाहते हैं। First, such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. यहाँ पे टर्न द सिचुएशन अराउंड का क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है कि इस प्रकार के सिचुएशन को अपने हाथ में लेना। यानी कि इस प्रकार की सिचुएशन में उस सिचुएशन को अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, और उस ऑर्गेनाइज के अलावा क्या होना, कम्युनिकेट करना पड़ता है, टेक इनिशिएटिव यानी इनिशिएटिव लेना पड़ता है, एंड लेना पड़ता है, या आप बोल सकते हैं कि इनिशिएटिव दिखाना पड़ता है। इनिशिएटिव का मतलब होता है आत्मबल या प्रेरणा। ठीक है, एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस, और उनको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की सिचुएशन में सिचुएशन को अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, टेक इनिशिएटिव यानी कि इनिशिएटिव लेना पड़ता है, और कॉन्फिडेंस को दिखाना पड़ता है या कॉन्फिडेंस का परिचय देना पड़ता है। सच अ सिचुएशन डेवलप इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857। तो दोस्तों इसी प्रकार का सिचुएशन, यानी जो सिचुएशन की हम बात कर रहे थे, इसी प्रकार का सिचुएशन डेवलप होता है इंडिया के नदर्न पार्ट में। कब? 1857 में। आफ्टर 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट। यानी इनकी जीत का जो कॉन्क्वेस्ट किए थे, मुगलों से जीते थे, उसके बाद इन्हीं का शासन चल रहा था। तो बोलता है कि 100 साल के शासन के बाद और 100 साल के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है, यानी आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 100 साल कॉन्क्वेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार एक मैसिव रेबेलियन फेस करना पड़ता है, एक मैसिव रेबेलियन का सामना करना पड़ता है, एक मैसिव विद्रोह का सामना करना पड़ता है, जो कि मई 1857 में स्टार्ट होती है। एंड थ्रेटन द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया। थ्रेटन मतलब डरा देना या खतरे में डाल देना। यहाँ पे वेरी प्रेजेंस इन इंडिया, यहाँ पे कंपनी के अस्तित्व की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा विद्रोह जो कि मई 1857 में स्टार्ट होता है, जिसने कि कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। Sepoys mutinied in several places beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. जो सिपाही थे यानी कि जो सैनिक थे, वे कई जगह पे वे क्या करते हैं, म्यूटनी करते हैं, यानी कि बगावत कर देते हैं। बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ, मेरठ से स्टार्ट करके,
यानी कि सबसे पहले जो बगावत होती है यहाँ पे मेरठ में स्टार्ट होती है, उसके बाद जो सिपाही होते हैं वो कई जगह पे सेवरल प्लेसेस पे क्या करते हैं, म्यूटिनी करते हैं। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट समाज के डिफरेंट जो हमारी सोसाइटी थी, सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन से बहुत सारे लोग रोज अप इन रिबेलियन, इस रिबेलियन में साथ आ जाते हैं, साथ खड़े हो जाते हैं। सम रिगार्ड इट as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. Some regard it का मतलब है कि कुछ लोग मानते थे कि यह जो था, यह रेजिस्टेंस जो था 19th सेंचुरी का कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में दुनिया का सबसे बड़ा सशस्त्र सशस्त्र स्ट्रगल था। सशस्त्र का क्या मतलब है, आर्म रेजिस्टेंस। आर्म रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, लोग जो है हथियार के साथ जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, हथियार लेके जो है कि विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसा मानते थे कि 19 सेंचुरी का यह सबसे बड़ा स्ट्रगल है, दुनिया भर में इससे बड़ा स्ट्रगल नहीं था 19 सेंचुरी का, जो कि लोग सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे। अब आता है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। यहाँ पे द बैटल इन द कैवलरी लाइंस ऑन द इवनिंग ऑफ 3 जुलाई 1857 ओवर 3000 रेबल केम फ्रॉम बरेली। 3 जुलाई 1857 की इवनिंग में लगभग 3000 रिबेलियन जो होते हैं वो कहाँ से, बरेली से आते हैं। क्रॉस द रिवर जमुना, जमुना रिवर क्रॉस करते हैं और दिल्ली में एंटर कर जाते हैं। एंड अटैक द ब्रिटिश कैवलरी पोस्ट, जो ब्रिटिश की कैवलरी पोस्ट थी उस पर अटैक कर देते हैं। द बैटल कंटिन्यूड ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरे रात जो बैटल थी, जो युद्ध था वो चलता रहता है। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से दिल्ली तक। On 8 April 1857, a young soldier, मंगल पांडे was hanged to death for attacking his officers in बैरकपुर। तो हुआ क्या दोस्तों, 8 अप्रैल 1857 की बात है। एक यंग सोल्जर, एक बहुत ही यंग सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे, उनको बैरकपुर में अपने ऑफिसर्स पे अटैक करने के जुर्म में उनको डेथ की सजा सुनाई जाती है, उनको मतलब फांसी दे दी जाती है। Some days later, कुछ दिनों बाद, some सिपाहीज of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges। तो अभी ये 8 अप्रैल 1857 की बात नहीं थी, उसके कुछ ही दिन बाद कुछ सिपाही थे उसी रेजिमेंट के, जो कि जो मेरठ में जो नया कैटरेज आया था उसके इस्तेमाल से जो आर्मी ड्रिल होने वाली थी उसको करने से उन्होंने मना कर दिया। which were suspected of being coated with the fat of cow and pigs, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात किया था, जिससे कि उन्हें आशंका थी कहीं ना कहीं कि ये जो नई वाली कैटरेज है वो कोटिंग की गई है, उस पे जो कोटिंग की गई है उसमें काऊ और पिग का फैट जो है कि इस्तेमाल किया गया है। 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers। अब देखो गवर्नमेंट ने इतना खतरनाक उस टाइम में लोग, मतलब जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम में डिसीजन बड़ा खतरनाक ले रहे थे, तो क्या किए उसी टाइम इन्होंने 85 यानी 85 सिपाहीज को 85 सैनिकों को डिसमिस कर दिया, यानी कि जॉब से एम्प्लॉयमेंट से बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया, सर्विस से उनको हटा देते हैं और 10 साल की उनको सजा दे दी जाती है। किस लिए? फॉर डिसऑबिंग दियर ऑफिसर्स, अपने ऑफिसर का पालन के कहने का पालन न करने के, यानी कि उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, उनको डिसऑबे कर देते हैं, इसलिए उनको 10 साल की सजा सुना दी जाती है। यह कब हुआ? यह 9 मई 1857 को हुआ। ठीक है। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इतना जब हो गया, जब अदर इंडियन जो सोल्जर्स थे मेरठ के, उनका रिस्पॉन्स कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत ही खतरनाक था। क्या? ऑन 10 में, यानी 9 मई को ये हो गया कि 85 लोगों को हटा दिया जाता है जॉब से और उनको 10 साल की सजा सुना दी जाती है। ऑन 10 में द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ। तो 10 मई को सारे सोल्जर्स मार्च करते हैं मेरठ की जेल में, मतलब मेरठ की जेल में चले जाते हैं। एंड रिलीज द इम्प्रिजन सिपाही, जो इम्प्रिजन सिपाही थे, जो 85 को इन्होंने अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, जेल में कर दिया था, उनको ये छुड़ा लेते हैं, रिलीज कर देते हैं। दे अटैक एंड किल ब्रिटिश ऑफिसर, वे ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक करते हैं, उनको मार डालते हैं। दे कैप्चर गन्स एंड एम्यूनिशन, जो भी गन्स और एम्यूनिशन होती है वे ले लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश, और जो भी प्रॉपर्टीज होती थी, जो भी बिल्डिंग्स थी ब्रिटिश की, उसको वे जला देते हैं। एंड डिक्लेयर वॉर ऑन दी फिरंगीज, और फिरंगीज पे वॉर डिक्लेयर कर देते। तभी से टर्म फिरंगी यूज करते थे। फिरंगी क्या है? फॉरेनर्स, द टर्म रिफ्लेक्ट एन एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट, यानी एक फॉरेनर के लिए यूज करते थे। फिरंगी जो टर्म था ये फॉरेनर के लिए, जो फॉरेनर थे यानी कि जो अंग्रेज थे उनके लिए यूज करते थे। इसमें थोड़ा जैसे कि बोला गया रिफ्लेक्ट एन एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट, में लगता है थोड़ा कंटेम्प्ट का एटीट्यूड है। ठीक है।
या आप बोल सकते हो इसमें थोड़ा बहुत जो है अपमान छिपा हुआ है इस फिरंगी वर्ड में। द सोल्जर्स वर डिटरमिन्ड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। तो जो सोल्जर्स थे वो डिटरमिन थे, उन्होंने पूरा दृढ़ निश्चय, डिटरमिन मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना या ठान लेना, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब इस देश में इनके शासन को खत्म कर देना है, इनके रूल को खत्म कर देना है। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड, बट इसके बाद या इसके बजाय, ठीक है, अंग्रेजों को तो समाप्त कर दोगे, बट इस कंट्री को रूल कौन करेगा? एक लीडर तो होना चाहिए ना। किसी भी कंट्री को अच्छे से रहने के लिए एक लीडर तो चाहिए, नहीं तो आज जैसे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला किया, फिर कोई और करेगा, मतलब कोई भी, अब नॉर्मल समझ लो, कंट्री को रहने के लिए एक लीडर की जरूरत होती है। द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, जो सोल्जर्स थे उनके पास इनका आंसर निकल गया, या इसका भी उन्होंने सॉल्यूशन खोजा। क्या? द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर जो है कि फिर से शासन करेंगे। द सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स ऑफ नेक्स्ट मॉर्निंग। जो मेरठ के सिपाही थे वो पूरी रात 10 मई को पूरी रात जो है ट्रेवल करते हैं, सड़कों से ट्रेवल करते हुए दिल्ली, अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पहुंच जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग को। एज न्यूज ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, जैसे ये दिल्ली पहुंचते हैं और इसका इस न्यूज जो है स्प्रेड होता फैलता है, द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली आल्सो रोज अप इन रेबेलियन। अब देखो जो रेजिमेंट स्टेशन थे दिल्ली में, इंडियन सिपाही जो थे वो भी रेबेलियन में यानी विद्रोह में खड़े हो जाते हैं। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, आर्म्स एंड एम्युनिशन सीज्ड, बिल्डिंग सेट ऑन फायर। तो दोस्तों फिर से ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या होती है, यहाँ पे मार दिए जाते हैं, आर्म्स और अम्युनिशन को ये लोग सीज कर देते हैं, और जो भी बिल्डिंग है उनकी जो भी प्रॉपर्टीज थी उसको ये आग लगा देते हैं। Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort to hear the बादशाह live। जो ट्रायम्फेंट का क्या मतलब होता है? विजयी या जीता हुआ। तो जीते हुए जो सिपाही होते हैं, जो विजयी सिपाही होते हैं, सोल्जर्स जो थे, वे रेड फोर्ट की जो वॉल थी उसके अराउंड जो है गैदर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पे बादशाह रह रहे थे। डिमांडिंग टू मीट हिम, और डिमांड करते हैं कि उनको बादशाह से मिलना ही मिलना है, किसी भी शर्त पे उनको मिलना है। द एम्परर वाज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर। तो जो एम्परर थे वे ब्रिटिश की माइटी पावर, इतनी बड़ी शक्ति को, ब्रिटिश बहुत बड़ी शक्ति थी उस टाइम, उस माइटी पावर को वो मतलब उनके अंदर जरा सा भी इच्छा नहीं थी उसको चैलेंज करें, ब्रिटिशर्स को चैलेंज करने की उनकी जरा सी भी इच्छा नहीं थी। बट द सोल्जर्स परसिस्टेड, बट जो सोल्जर्स थे वो जिद कर रहे थे एकदम। दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस। अब वे क्या करते हैं? फोर्सफुली पैलेस में एंटर कर जाते हैं सोल्जर्स, एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। और प्रोक्लेम कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं कि जो बहादुर शाह जफर हैं वे उनके लीडर हैं, यानी कि अंग्रेज जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद जो इनको लीड करेगा वो बहादुर शाह जफर, यानी कंट्री में शासन करेंगे, रूल करेंगे। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। जो एजिंग एम्परर थे, एजिंग मतलब बूढ़े, जो बहादुर शाह जफर थे लगभग यहाँ पे देख सकते हो बूढ़े हो गए थे, तो जो बूढ़े एम्परर थे उनको इन आर्मीज की जो सोल्जर्स थे उनकी डिमांड को मानना पड़ता है। He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian state to fight the British। तो अब उसके बाद क्या होता है कि बहादुर शाह जफर जो है वे आगे आते हैं, सॉरी, बहादुर शाह जफर आगे आते हैं मतलब कि राजी हो जाते हैं, और वे एक लेटर लिखते हैं कि किसको? जितने भी चीफ और रूलर्स थे कंट्री के, जितने भी चीफ और रूलर्स थे पहले के, इनके टाइम के जो भी चीफ और रूलर्स थे उनको ये लेटर लिखते हैं और उनको आगे आने के लिए और ऑर्गेनाइज होने के, एक कॉन्फेडरेसी ऑर्गेनाइज के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। किसकी कॉन्फेडरेसी? इंडियन स्टेट्स की, ताकि वो ब्रिटिश से फाइट कर सके। यानी अब यहाँ पे बात आती है चीफ और रूलर्स का। अब देखो, जब बहादुर शाह जफर जब रूल कर रहे थे तो कुछ जैसे कि इनके सब ऑर्डिनेट कुछ थे ना, कुछ चीफ्स थे, कुछ रूलर्स थे, छोटे छोटे जो छोटे मोटे चीफ और रूलर हुआ करते थे, उनको ये लेटर लिखते हैं और आगे आने को बोलते हैं, और एक इंडियन स्टेट की कॉन्फेडरेसी ऑर्गेनाइज करने को बोलते हैं। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। एजिंग मतलब वृद्ध या बूढ़े, जो बहादुर शाह जफर जो थे तो बूढ़े हो गए थे, ठीक है। तो जो एजिंग एम्परर थे उनको इन सोल्जर्स थे उनकी डिमांड माननी पड़ती है। He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian state to fight the British। देखो, जब ये राज करते थे, जब ये रूल करते थे कंट्री में, तो इनके अंडर में कुछ रूलर थे और कुछ चीफ थे जो कि शासन करते थे, मतलब छोटे मोटे राजा और चीफ थे, मुखिया जो होते थे वो शासन करते थे, ठीक है। तो ये बहादुर शाह जफर क्या करते हैं? उनको लेटर लिखते हैं। उनको लेटर क्या लिखते हैं कि वे आगे आए, फॉरवर्ड आए और एक इंडियन स्टेट की कॉन्फेडरेसी ऑर्गेनाइज करें, और
किस लिए उनको ऑर्गेनाइज करने, ब्रिटिशर से फाइट करने के लिए। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैज ग्रेट इम्प्लीकेशन। तो यह जो सिंगल स्टेप था दोस्तों, जिसको कि बहादुर शाह ने लिया था, इसका बहुत ही बड़ा इम्प्लीकेशन रहा। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। देखो ऑलरेडी जो मुगल डायनेस्टी थी कंट्री के एक बहुत बड़े हिस्से पे रूल कर चुकी थी। मोर स्मॉलर रूलर एंड chieftains कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर। बहुत सारे जो स्मॉलर रूलर हुआ करते, जो चीफ्टेन हुआ करते थे, वे क्या करते थे कि इनके बिहाफ पे, मुगल रूलर के बिहाफ पे, यानी बहादुर शाह जफर के बिहाफ पे डिफरेंट टेरिटरीज पे कंट्रोल करते थे, कंट्रोल रखते थे। थ्रेटेन्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल का एक्सपेंशन इतना तेज हो रहा था, इससे डर कर ये क्या सोचते हैं, कौन, जो छोटे मोटे रूलर थे और चीफ थे, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority। तो क्या हुआ कि ये ब्रिटिश रूल के एक्सपेंशन से डरे हुए बहुत सारे लोग ऐसा फील करने, बहुत सारे रूलर और चिफ्टेंस ऐसा फील करने लगे कि अगर मुगल एम्परर फिर से रूल करते हैं तो वे भी इनके मुगल की अथॉरिटी में, यानी कि इनके बिहाफ पे, इनके इनकी ओर से, इनकी अथॉरिटी में, मुगल की अथॉरिटी में अब अपनी अपनी टेरिटरीज पे फिर से उनका कब्जा हो जाएगा, फिर से वे रूल करेंगे। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। तो ब्रिटिशर्स को इसका जरा सा भी आशंका नहीं, उन्होंने जरा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्टेज वुड डाई डाउन। तो वे क्या सोचे कि जो डिस्टर्बेंस है, इससे जो कार्टेज के इशू को वाला जो कार्टेज के इशू से जो डिस्टर्बेंस हुआ है वह कुछ ही टाइम बाद खत्म हो जाएगा। जैसे नॉर्मली होता है ना, कोई विवाद होता है, जैसे पार्टीज क्या करते हैं, कभी कोई भी गवर्नमेंट होती है, कुछ भी थोड़ा टाइम के लिए होता है, उनको पता है कि कुछ टाइम बाद ये डाई डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसा अंग्रेज भी सोचे थे उस टाइम। बट बहादुर शाह जफर्स डिसीजन टू ब्लेस द रेबेलियन चेंज द इंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। बट जो बहादुर शाह जफर का डिसीजन था कि वे रेबेलियन के साथ है, रेबेलियन ब्लेस मतलब रेबेलियन का समर्थन कर देना, जब उन्हें बहादुर शाह जफर ने रेबेलियन को समर्थन कर दिया तो इंटायर सिचुएशन जो था ड्रामेटिकली एक ही रातों रात क्या हुआ, बदल गया। Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused। enthused का मतलब होता है कि उत्साहित, या बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना। ऑप्शन क्या होता है कि जब लोगों को कोई पॉसिबिलिटी दिखाई देती है किसी अल्टरनेटिव की, तो वे होता क्या है, वे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड और एंथ्यूज फील करने लगते हैं। अल्टरनेटिव का क्या मतलब कि जो जनता थी वह ब्रिटिश के शासन से बिल्कुल परेशान थी, अब उनको एक अल्टरनेटिव दिखाई दे रहा था कि लोग इतना जो बगावत कर गए, लोग रिबेल कर गए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक फीलिंग होने लगी कि इंस्पायर्ड और एंथ्यूज्ड फील करने लगे कि अब जो है अल्टरनेटिव दिखाई दे रहा है। अब मतलब एक होता है ना कि अब उनके मन में एक लाइक एक्सपेक्टेशन आ गई कि अब जो है ब्रिटिश का शासन खत्म हो जाएगा। अल्टरनेटिव का यही मतलब है। इट गिव्स देम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। यही जो है कि उनको करेज देता है, होप देता है और कॉन्फिडेंस देता है एक्ट करने के लिए। द रिबेलियन स्प्रेड आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली। जब ब्रिटिश को जो मतलब कि ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे, जब अंग्रेजों को भगा दिया जाता है, रूटेड मतलब भगा देना, जब दिल्ली से उनको भगा दिया जाता है, देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। लगभग एक हफ्ते तक कोई भी अपराइजिंग नहीं हुआ, कोई भी मतलब दंगा फसाद, कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। इट टूक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू ट्रेवल। तो ऑब्वियसली इतना टाइम तो लगता है कि उस टाइम लगता था न्यूज को ट्रेवल करने में। देन स्पर्ट ऑफ म्यूटनीज बिगन। उसके बाद तो जो म्यूटनीज थी, उसका एक स्पर्ट स्टार्ट हो गया, मतलब कभी यहाँ पे होती थी, कभी वहां पे हो रही थी, मतलब लगातार म्यूटनी होना स्टार्ट हो गया। स्पर्ट का मतलब ऐसा होता है कि झोंका, एक होता है आवेग, मतलब एक लगातार म्यूटनी पे म्यूटनी होना स्टार्ट हो जाती है। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटनीड एंड टूक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। अब देखो हर एक रेजिमेंट में लोग म्यूटनी कर जाते हैं, यानी कि विद्रोह कर देते हैं, और वे जो नोडल पॉइंट्स है, नोडल पॉइंट यानी कि मुख्य प्रमुख जो पॉइंट्स है, जैसे कि दिल्ली, कानपुर और लखनऊ, अदर ट्रूप्स को ज्वाइन करने के लिए वहां पे वे चले जाते हैं। आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस आल्सो रोज अप इन रिबेलियन। अब देखो अभी तक तो सोल्जर ही केवल रिबेल कर रहे थे, अब जो है इसके बाद जो टाउन और विलेज के लोग थे वे भी रिबेलियंस के साथ खड़े हो जाते हैं। एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर, जमींदार्स एंड चीफ्स हु वर प्रिपेयर्ड टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश। अब वे उन लोगों के साथ जाके संगठित हो जाते हैं, उन लोगों के साथ जाके मिल जाते हैं, इन लोगों के साथ, उन लोकल लीडर्स, जमींदार्स और चीफ के साथ जाके मिल जाते हैं, जो कि ब्रिटिशर से फाइट करने के लिए और अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ऑलरेडी तैयार थे।
नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव हु लाइव नियर कानपुर गैदर आर्म्ड फोर्सेस एंड एक्सपेल द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। नाना साहेब जो कि अडॉप्टेड सन थे किसके, लेट पेशवा बाजीराव, मतलब लेट पेशवा बाजीराव उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद आपको याद होगा कि नाना साहेब ने बोला था कि ब्रिटिशर्स को कि आप जो है मेरे पिताजी को जो पेंशन देते थे वो मुझे मिले, बट ब्रिटिशर्स ने नहीं बोल दिया था। तो यही नाना साहब क्या करते हैं, जो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, वे जो कि कहाँ पे रहते थे, कानपुर के नियर रहते थे, और नियर रहते थे, वे क्या करते हैं, आर्म फोर्सेस जो है कि गैदर करते हैं और ब्रिटिश गैरिसन जो था सिटी में उसको निकाल देते हैं, भगा देते हैं। कि प्रोक्लेम हिमसेल्फ पेशवा, और अपने आप को उन्होंने पेशवा जो है प्रोक्लेम कर दिया, घोषणा कर दिया कि वे पेशवा हैं। He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Jafar. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Jafar. और उसके बाद क्या किया इसने, नाना साहब ने, जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वे जो हैं इम्परर बहादुर शाह जफर के अंडर में गवर्नर हैं। इन लखनऊ बिरजिस कदर द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह वाज प्रोक्लेम द न्यू नवाब। लखनऊ में क्या हुआ उस टाइम, लखनऊ में कि जो बिरजिस कदर थे, जो कि बेटे थे किसके, डिपोज नवाब वाजिद अली शाह। डिपोज यानी कि इनको अंग्रेजों ने इनको कुर्सी से हटा दिया था, डिपोज कर दिया था। उसके बेटे थे बिरजिस कदर, इनको जो है कि लखनऊ में लोग प्रोक्लेम कर दिए कि ये क्या है, नवाब है, नए नवाब हैं। ही टू एक्नॉलेज द सुजेरेंटी ऑफ बहादुर शाह जफर। सुजेरेंटी मतलब आधिपत्य। तो इन्होंने एक्नॉलेज कर दिया, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि बहादुर शाह जफर की जो है, बहादुर शाह जफर जो है इनके आधिपत्य हैं। आधिपत्य मतलब मान लो आपकी ये इन्होंने एक्नॉलेज कर दिया, इन्होंने मान लिया कि ये बहादुर शाह जफर के अंडर में काम कर रहे हैं, बहादुर शाह जफर इनके बादशाह हैं। His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British। जो इनकी माता थी, किनकी माता, बिरजिस कदर की जो माता थी, जिनका नाम था बेगम हजरत महल, वो बहुत ही एक्टिव पार्ट लेती हैं अपराइज लोगों को ऑर्गेनाइज करने में। किसके लिए, अपराइजिंग के लिए, यानी कि विद्रोह करने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रेबल सिपाहीज। झांसी में क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई जो है रेबल सिपाहियों को ज्वाइन कर लेती हैं। एंड फॉर द ब्रिटिश अलोंग विद तांतिया टोपे। तांतिया टोपे कौन था, तांतिया टोपे द जनरल ऑफ नाना साहब, नाना साहब का जनरल था। तो झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो रेबल सिपाहियों को, विद्रोही जो सिपाही थे उनको ज्वाइन कर लेती हैं और ब्रिटिश से फाइट करती हैं तांतिया टोपे के साथ। तांतिया टोपे जो कि नाना साहब का जनरल था। इन दी मांडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट। मध्य प्रदेश के मांडला रीजन में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी क्या करती हैं, वो 4000 सैनिकों का के ग्रुप को तैयार करती हैं, इकट्ठा करती हैं और उसको लीड करती हैं और उन ब्रिटिशर से फाइट करती हैं, जो कि वे ब्रिटिशर जो कि उनके स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जो था उनसे छीन लिए थे। किनसे, रानी अवंतीबाई लोधी से। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय द रेबल फोर्सेज। जो ब्रिटिशर्स की संख्या थी वो रेबल फोर्सेज के सामने कुछ भी नहीं थी, यानी कि बहुत कम संख्या में थे। दे वर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स। जो ब्रिटिशर्स थे बहुत सारे बैटल होते उसमें उनकी हार होती है। दिस कन्विंस द पीपल, दिस कन्विंस का मतलब यकीन हो जाना, इससे लोगों को यकीन हो गया क्या, कि द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैड कोलैप्स फॉर गुड। यानी कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है वो कोलैप्स हो चुका है, उनका शासन कोलैप्स हो चुका है। एंड गिव देम द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड जॉइन द रिबेलियन। प्लंज मतलब कूद पड़ना। इससे उनको रिबेलियन को ज्वाइन करने के लिए कॉन्फिडेंस आया, वे भी ज्वाइन कर लिए, कूद पड़े। A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular। particularly जो अवध वाला रीजन था, इसी प्रकार का एक सिचुएशन, वाइड सिचुएशन एक पॉपुलर रिबेलियन का वहाँ पे डेवलप होता है। On 6 August 1857 we find telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander in chief expressing the fear felt by the British। यानी कि 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने क्या किया था कि अंग्रेजों के जो जो अंग्रेजों से इतना डरे हुए थे, या बोल सकते हैं भय, अंग्रेजों के भय को उन्होंने एक्सप्रेस किया था। आवर मेन आर काउड बाय द नंबर्स अपोज टू देम एंड द एंडलेस फाइटिंग। तो उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि जो हमारे लोग हैं वे जो विरोधियों की जो संख्या है उससे डर चुके हैं, यानी कि विरोधियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसमें कहना चाहते हैं उनकी संख्या से डर चुके हैं। एंड दी इंडलेस फाइटिंग, और उनकी इंडलेस फाइटिंग से।
एंडलेस फाइटिंग द सेंस यानी जो विरोधी थे वो लगातार फाइट कर रहे थे, तो इससे थक चुके थे। कौन? अंग्रेज लोग। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, बोलते हैं कि सारा जितना भी गांव था, सारे के सारे गांव हमारे अगेंस्ट हो चुके हैं। द जमींदार हैव राइजन टू अपोज अस, आगे बोलते हैं कि जो जमींदार थे वो भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, इसी दौरान बहुत नए नए लीडर्स सामने आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अहमदुल्ला शाह, अब मौलवी फ्रॉम फैजाबाद, एक अहमदुल्ला शाह थे जो कि फैजाबाद के एक मौलवी थे। प्रोफेसाइड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। उन्होंने भविष्यवाणी की क्या कि द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून, बोलते हैं कि जो ब्रिटिशर्स का शासन है, जो इनका रूल है, बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा। ही कार्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, वे समझ चुके थे या वे जान चुके थे कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों का इमेजिनेशन क्या है। एंड रेज्ड अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स, और इससे उन्होंने अपने सपोर्टर की एक बहुत बड़ा ग्रुप इकट्ठा कर लिया, मतलब बहुत लोगों को अपना सपोर्टर बना लिया। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, और वो लखनऊ आते हैं ब्रिटिशर से फाइट करने के लिए। इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ गाजीज आर रिलीजियस वॉरियर यानी कि धार्मिक योद्धा। दिल्ली में एक लार्ज नंबर ऑफ गाजीज, गाजियों की एक बहुत बड़ी संख्या, या आप बोल सकते हो रिलीजियस वॉरियर, केम टूगेदर टू वाइप आउट द व्हाइट पीपल, एक साथ आते हैं वाइप आउट करने के लिए किसको? व्हाइट पीपल को, यानी गोरे लोगों को। बख्त खान अ सोल्जर फ्रॉम बरेली टू चार्ज ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर हु केम टू दिल्ली। बख्त खान जो कि बरेली के एक सोल्जर थे, वे क्या करते हैं, बहुत सारे फाइटर्स को लेके उनको लीड करते हुए दिल्ली की ओर चल देते हैं। ही बिकम अ की मिलिट्री लीडर टू द रेबेलियन, तो ये जो बख्त खान थे, इस रेबेलियन में वे एक की मिलिट्री लीडर के रूप में साबित होते हैं। इन बिहार एंड ओल्ड जमींदार, बिहार में एक ओल्ड जमींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह, ज्वाइन द रिबेल सिपाहीज एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ। तो इसी प्रकार बिहार की एक बहुत पुराने जमींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह, वे भी जो विद्रोही सिपाही थे उनको ज्वाइन कर लेते हैं, उनके साथ हो जाते हैं, और ब्रिटिशर से कई महीनों तक जो है बैटल करते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, मतलब लड़ते रहते हैं। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन द फाइट, यानी कि तमाम इलाकों से, बहुत सारे इलाकों से जो फाइटर्स थे और जो लीडर्स थे इस युद्ध में या इस बैटल में या इस फाइट में भाग ले रहे थे, हिस्सा ले रहे थे।